चलिए तो आप लोग जो है अभी अभी अपना रिजल्ट देखे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो ये आखिरी मॉक टेस्ट था, यानी कि पांचवा टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर 5। ये हमारा आखिरी मॉक टेस्ट था। लेकिन कल यानी कि 29 तारीख को आप लोग का जो एक फाइनल टेस्ट होगा, है ना, वो फाइनल टेस्ट आप लोगों को देना है। लेकिन फाइनल टेस्ट का सिर्फ रिजल्ट जो है वो शो आउट किया जाएगा कि कौन सा लड़का कितना मार्क्स लाया है ना, कितना नंबर पाए हैं, वो सिर्फ शो किया जाएगा। लेकिन उसका सोल्यूशन क्लास नहीं होगा, है ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि अपना ये आखिरी जो मॉक टेस्ट है, ये सोल्यूशन क्लास हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा हम लोग लास्ट सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। चूँकि कल यानी कि आप लोगों के लिए आखिरी मतलब कि समय होगा, आखिरी सेशन होगा। क्योंकि कल के बाद तो अब सेकेंड ईयर का कोई क्लास होगा नहीं, अब सीधे एग्जामिनेशन में बैठना है। तो एनसीवीटी कभी भी डेट अपना ये कर सकता है ना, और एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है अपना सोल्यूशन क्लास अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ये 3 फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में जो हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टर होता है। और उस स्टार्टर का क्या नाम होता है बाबू? प्रतिरोध स्टार्टर, है ना, प्रतिरोध स्टार्टर। तो वही बोल रहा है कि हमारा जो थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है, तो उसको जो है शुरू करने के लिए हम लोग जो है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, है ना, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उसको हम लोग उस रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि टर्क के मान को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हमारा जो है स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का जो टर्क होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अपेक्षाकृत तो वह हाई होता है ना। ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो है हमारा है वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है ना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो हमारा स्टार्टर होता है क्या? प्रतिरोध स्टार्टर, है ना। कॉस्टली पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि मैक्सिमम जो है ना, हम लोग जो ये थ्री फेज में जैसे स्क्वायरल केज और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में दोनों में अगर देखा जाए तो 95% जो है हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर कीमत उमत जो भी है ना, ये सारा कम पड़ता है और आसानी से उसका मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है कि 8 पोल वाले डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखिए हमारा पोल की संख्या जो कितनी है, 8 दिया हुआ है। और हमारा जो वाइंडिंग किया हुआ है, लैप वाइंडिंग है, वो किस टाइप का है? तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ना, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में हमारा जो समानांतर पथों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है? पैरेलल पाथों की संख्या के बराबर, है ना, यानी कि पोलों की संख्या के बराबर, ठीक है। चूंकि यहाँ डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है और हमारा 8 पोल है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, समानांतर पथों की संख्या निकालने के लिए पोल इंटू डुप्लेक्स है तो इंटू 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 इंटू 2 हमारा कितना आ जाएगा? समानांतर पथों की संख्या 16, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी प्रास कितनी होती है? बिल्कुल एकदम सिंपल है, इसको याद रखना है। 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक, है ना। अनुनाद परिपथ का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ होता है? यानी कि अनुनाद परिपथ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? निम्नलिखित में से क्या होता है, कहाँ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे, एक हमारा होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग अनुनादी आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, है ना। हिंदी में उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनादी फ्रीक्वेंसी।
तो ये क्या होता है, आवृत्ति को, इस आवृत्ति को यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफआर से सूचित करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जब हमारा एक्सएल और एक्ससी के मान बराबर हो जाता है। एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दोनों का मान जब इक्वल होता है उस समय हमारा क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमारा ये होता है अनुनाद परिपथ यानी कि रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये हमारा एम्पलीफायर, ठीक है ना, ऑसिलेटर, इन सब जगहों में जो है हम लोग रेजोनेंस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरसीसी टावर की लाइन वोल्टेज सामान्यतः होती है, आरसीसी टावर, जैसे कि जितने भी आवासीय कॉलोनी वगैरह आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे हम लोग जो खंभा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है आरसीसी, आरसीसी पोल, है ना। आरसीसी पोल की लंबाई जो होती है एक दूसरे के बीच की दूरी, जैसे कि मान लीजिए एक खंभा हम यहाँ लगा दिए, तो दूसरा खंभा का जो डिस्टेंस होगा वो कितना दूर पर होगा, 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे। कितना होगा, 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन हमारा यह क्वेश्चन जो कह रहा है कि इस खंभा पे जो हम लोग सप्लाई को लेकर के जा सकते हैं वो कितने केवी तक के सप्लाई को हम लोग इधर उधर लेकर के जा सकते हैं, यानी कि आरसीसी जो हमारा पोल होता है उस पे जो हम लोग वोल्टेज को जो ट्रांसमिट करते हैं या माने लेकर के जाते हैं वो हमारा कितना केवी तक होता है। तो ये होता है हम लोग 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक हम लोग वोल्टेज को लेकर जा सकते हैं, है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, तो इंडक्शन मोटर के रोटर में हमारा जो वोल्टेज मिलता है वो कैसे मिलता है कि स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर के द्वारा, है ना। स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है हमारा ये इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है, इंसुलेटिंग यानी जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग देख रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है ना, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो जितने भी इंसुलेटिंग सामग्री है या मटेरियल है ना, छोड़ दीजिए ना सर, बंद नहीं करवाइए। इंसुलेटिंग सामग्री का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, तो उसका किस टाइप के होता है ना। तो देखिए ये हमारा जो इंसुलेटिंग सामग्री का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। रेजिस्टिविटी आप लोग जानते हैं, है ना। तो रेजिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो ये प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है हमारा जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार हमारा कौन सा तार होती है। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि जितने भी आप लोग देखे हैं माने कि हमारा जो जहाँ पे कि काफी माने वर्षा होती है, मैक्सिमम जो बारिश होती है, उन सब जगहों पे जो हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन सा तार होता है। तो ये हमारा तार होता है लेड शीथ तार, यानी कि लेड का बना हुआ रहता है और उसके ऊपर जो है एक शीथ लगा दिया जाता है, शीथ, है ना, शीथ का। ये तार लगाने का यही उद्देश्य है कि कोई भी हमारा मौसमी जो वातावरण है ना, जो हमारा वातावरण जो है, जो मौसमी जो वातावरण होता है उसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है हम लोग लेड शीथ तार का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला पदार्थ हमारा होता है उच्च वोल्टेज केबल को अगर उसको कवरिंग करना होगा, कवचित करना होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, स्टील जो कि हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ तो ये हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है उच्च वोल्टता वाले केबल को कवचित करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, इस्पात, है ना। इस्पात जैसे कि ये भी आप लोग देखे हैं कि हमारा बस बार में जो है SCSR कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ACSR यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स
उसमें स्टील जो हमारा होता है वो किस किस चीज का काम करता है, ये जो तनाव को सहता है ना, तनाव को क्या करता है, सहता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा इस्पात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है कि एसी इंडक्शन मोटर में बोला घूर्णन और स्लिप के बीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एसी इंडक्शन मोटर में जो टर्क होता है और स्लिप, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है ना। तो टर्क और स्लिप जो होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है ना। अगर मान लीजिए कि हमारा टर्क बढ़ता है तो स्लिप का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा कि स्लिप बढ़ने से टॉर्क जो है बढ़ता है। अगर स्लिप के मान बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एसी थ्री फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए, है ना, हमारा एसी मोटर है जो कि थ्री फेज का है, उसको रीवाइंडिंग मतलब फिर से अगर वाइंडिंग करना होगा, है ना, तो उसके लिए किस प्रकार के तार का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा एसी थ्री फेज मोटर के रीवाइंडिंग के लिए जो हम लोग इसमें जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर, है ना, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्या कह रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट इसको बिल्कुल ही एकदम याद कर लेना है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए एसी मोटर के स्टेटर जो होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए हम लोग जो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या सूत्र होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 180 डिग्री गुणे पोलो की संख्या, ध्रुवों की संख्या यानी कि पोलो की संख्या, है ना। किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, कुल विद्युत डिग्री यानी कि कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 180 डिग्री गुणे ध्रुव की संख्या यानी कि पोलो की संख्या। अगर हम लोग 180 में जितना पोल की संख्या दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकल जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बिल्कुल एकदम याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत मोटर अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि वोल्टेज कम है ना, वोल्टेज के मान भी कम है इस तरह से। लेकिन सबसे मेजर जो इसका कारण होगा वो क्या होगा, अगर ज्यादा हीट हो रहा है तो, चूंकि अत्यधिक गर्म कह रहा है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसका इंटरनल जो पार्ट्स है ना वो घिसने के कारण, है ना, जो इसका इंटरनल पार्ट्स है कहीं ना कहीं घिसा हुआ है, जैसे बियरिंग वगैरह ये सब चीजें जो भी है ना, तो कहीं ना कहीं ये घिसने के कारण ही हमारा क्या होता है, ये काफी ज्यादा गर्म होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा क्या होगा कि आवरण के घिसने के कारण। वैसे अगर निम्न वोल्टेज है तो भी मारेंगे, काफी ज्यादा लोड है तो वो भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा जो है सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार के परीक्षण किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग समझेंगे कि हमारा जो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर पे जो हम लोग करते हैं तो उसमें शॉर्ट है, ओपन है ना, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, चूंकि मुझे याद है कि आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिकल भी किए थे, है ना। तो यहाँ पे हम आप लोग देखे थे कि एक हमारा होता है ग्राउलर, तो ग्राउलर के माध्यम से हम लोग जो है उसमें जो वाइंडिंग किए हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है, ठीक है, या फिर ओपन है, ये सारे टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक और जो क्वेश्चन कर रहा है कि आंतरिक ग्राउलर, तो इसके द्वारा हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो हमारा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है ना। वैसे हम लोग ग्राउलर के द्वारा जो है ओपन और शॉर्ट दोनों टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन में, ओवरहेड जो हमारा टेलीफोन लाइन है ना, वो निम्नलिखित की बनी होती है, यानी कि उसमें जो हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा तार होता है ना, तो ये हमारा होता है कॉपर वायर, कॉपर वायर, कॉपर के वायर। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि कुंडलियों की घड़ी की दिशा में, क्वाइल, क्वाइल जो कुंडली, जो क्वाइल हम लोग क्वाइलिंग जो करते हैं उसी के बारे में बोल रहा है कि कुंडलियों की घड़ी की दिशा में रखते ही कम्यूटेटर खंडों, कम्यूटेटर खंडों यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्कन घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, तो इस प्रकार के वाइंडिंग को कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, इस प्रकार के वाइंडिंग को कौन सा वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। देखिए आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल एकदम, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा वो जो वाइंडिंग होगा क्या होगा, रिट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, है ना, रिट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग। अगर घड़ी की दिशा में होगा यानी कि क्लॉकवाइज होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो वाइंडिंग होगा, जो वाइंडिंग का जो टाइप्स होगा, प्रकार होगा, वो हमारा होगा प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार यहाँ दे दिए हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है फाइनल एग्जाम में, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा वही है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि कुंडलियों को घड़ी की दिशा में रखते ही कम्यूटेटर सेगमेंट्स यानी खंडों से संपर्कन की घड़ी की दिशा में होता है, तो इस प्रकार की हमारा जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है। तो अगर घड़ी की दिशा में है तो हमारा होगा प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, बस इतना ही तो याद रखना है, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग अगर घड़ी की दिशा में है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा रिट्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है कि क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो गया है, यानी कि हमारे पास एक सिंक्रोनस मोटर है, जो कि 3 फेज का मोटर है, और उसमें से अगर एक फेज शॉर्ट सर्किट हो गया है, अगर उसको हम लोग चालू करना चाहेंगे तो क्या वो चालू होगा या नहीं होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक फेज अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो हमारा मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी प्रेरण मोटर को घूर्णक आवृत्ति FR को व्यक्त करने के लिए हमारा जो व्यंजक होता है यानी कि सूत्र होता है वो क्या होता है, FR, है ना, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या होता है, FR बराबर S इंटू एफ, है ना। रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग FR से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो इसके लिए फॉर्मूला होगा स्लिप इंटू एफ, क्या होगा, स्लिप इंटू एफ, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर S इंटू एफ, है ना। एक मिनट, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा हो गया है ना, FR यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इंटू एफ। यहाँ पे ये इंटू का साइन है, S इंटू एफ, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी सिंगल फेज मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड इसको बोलेंगे कि वह मोटर हमारा जो है जो मैक्सिमम स्पीड पर चलती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, है ना। तो उसको हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि N बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है 120F/P, है ना। N बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 120F/P, है ना। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि N जो हमारा है फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि घरेलू पंखों के लिए उपयुक्त मोटर। तो ये जो हम लोग घरों में घरेलू पंखों के लिए जो हम लोग मोटर इस्तेमाल करते हैं ये हमारा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, है ना।
छोटे डीसी आर्मेचर में प्रयुक्त खांचे होते हैं। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा हुआ है ना। छोटे डीसी, जितनी भी छोटे प्रकार के आप डीसी मशीन आप लोग देखते हैं, उसमें जो है हमारा जो आर्मेचर का जो खांचा जो कटा हुआ रहता है ना, आर्मेचर में जो स्लॉट जो कटा हुआ रहता है, तो किस टाइप का रहता है, तो ये अर्ध बंद खांचे। अर्ध बंद कहने का मतलब क्या है कि आधा बंद रहेगा, है ना, और आधा ओपन रहेगा। तो अर्ध बंद खांचे, ये जितने भी छोटे प्रकार के डीसी मोटर होते हैं, उसमें जो आर्मेचर में हम लोग जो खांचे कटा हुआ रहता है वो इस टाइप के रहता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए, या 3 फेज इंडक्शन मोटर या कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, चाहे कोई भी मशीन हो या कोई भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो, केबल ओबल, है ना, तो इसमें जो हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हम लोग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है मेगर। मेगर, है ना, और मेगा ओम में ये मेजर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मेगर। और हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित की जाती है, यानी कौन सा लॉस हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट के दौरान, या फिर ट्रांसफार्मर में भी नो लोड टेस्ट के दौरान हम लोग जो मेजर करते हैं वो आयरन लॉस होता है। ठीक है, नो लोड के कंडीशन में जो हम लोग टेस्ट को मेजर करते हैं वो हमारा होता है आयरन लॉस। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फिलहाल 1 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं और फिर से जुड़ते हैं। ठीक है, ओके।